जरा कल्पना कीजिए, ईरान के कुछ सीक्रेट एजेंट गुपचुप तरीके से मेक्सिको की सीमा में दाखिल होते हैं। अच्छा। हाँ, और वहां से वे अमेरिका के टेक्सास राज्य के अंदर मिसाइलें दाग देते हैं। एक स्कूल पूरी तरह तबाह हो जाता है और 175 अमेरिकी बच्चे मारे जाते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही खौफनाक मंजर है। बिल्कुल। और इसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से एक धमकी भरा बयान आता है कि अमेरिका को ऐसा तबाह किया जाएगा कि वो कभी उठ खड़ा नहीं हो पाएगा। पूरी दुनिया इस खौफनाक घटना से दहल उठती है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असल जिंदगी में आज मतलब 2026 में ठीक ऐसा ही हो रहा है। बस फर्क इतना है कि मिसाइल दागने वाला देश कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका है। देखिए, ये एक ऐसा नजरिया है जो सुनने में भली अजीब लगे, लेकिन जब हम आज के तथ्यों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो ज़मीनी हकीकत कुछ ऐसी ही नजर आती है। और आज के इस नए डीप डाइव में हमारा मिशन यही है। आज हमारे पास जो अलग अलग सोर्सेस से जानकारियां आई हैं, जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स का लेख, द हिंदू, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल्स भी हैं इसमें। बिल्कुल, ये सब देखने में अलग अलग दिशाओं में जाते हुए लगते हैं। मतलब एक तरफ मिसाइलों की गूंज है तो दूसरी तरफ हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी की उथल पुथल, और कहीं एडटेक कंपनियों का गिरता हुआ साम्राज्य है तो कहीं हमारी रसोई में उठने वाला धुआं। सही कहा। तो आज हमें इन बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर ये समझना है कि कैसे दुनिया भर में मच रही ये उथल पुथल सीधे तौर पर हमारे घरों, हमारे समाज और हमारे आपसी भरोसे को तोड़ रही है। इन तमाम घटनाओं के बीच एक बहुत ही साफ और परेशान करने वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। वो क्या? वो पैटर्न है नियमों का, व्यवस्थाओं का और उस भरोसे का टूटना जिस पर हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया टिकी हुई है। बिल्कुल। पर चर्चा की गहराइयों में उतरने से पहले मैं एक बेहद जरूरी बात साफ करना चाहूंगी। हाँ, वो डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है। हाँ, तो सुनने वालों के लिए बता दूं कि आज जिन सोर्सेज का हम एनालिसिस कर रहे हैं उनमें कुछ बेहद तीखे राजनीतिक और जियोपॉलिटिकल विचार शामिल हैं। इनमें लेफ्ट और राइट दोनों ही विचारधाराओं से जुड़े गंभीर दावे हैं। और हमारा काम किसी भी पक्ष, देश या पार्टी का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। हम यहाँ सिर्फ इन सोर्सेज में दी गई जानकारी और उसके पीछे के लॉजिक को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं ताकि सुनने वाले खुद अपनी आज़ाद राय बना सकें। तो चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। शुरुआत कहाँ से करें? हमने जिस मिसाइल हमले की कल्पना से शुरुआत की थी ना, वो दरअसल द न्यूयॉर्क टाइम्स के जाने माने कॉलमिस्ट निकोलस क्रिस्टोफ के ताज़ा लेख का मुख्य हिस्सा है। अच्छा, तो उन्होंने ये एनालॉजी क्यों दी? उन्होंने इसी उदाहरण के जरिए बताया है कि कैसे जेनेवा कन्वेंशन को ताक पर रखकर अमेरिकी हमलों का असर ईरान के 14 मेडिकल कॉलेजों, 65 स्कूलों और लगभग 17,000 घरों पर पड़ा है। बाप रे, 17,000 घर! हाँ, यहाँ तक कि 30 गांवों को पानी की सप्लाई करने वाले प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सा देश क्या कर रहा है, बल्कि सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है और इसका हमारे सिस्टम पर क्या असर पड़ रहा है। मतलब अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें। हाँ, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 में जिनेवा कन्वेंशन जैसी संधियां इसलिए बनाई गई थी ताकि युद्ध की भी कुछ रेड लाइंस तय की जा सकें। मतलब कुछ बेसिक रूल्स के क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। बिल्कुल। एक आम सहमति थी कि सेनाएं आपस में लड़ेंगी, लेकिन अस्पतालों, स्कूलों और पीने के पानी पर बमबारी नहीं होगी। लेकिन जब हम गाजा, यूक्रेन, सूडान और अब ईरान के हालात देखते हैं तो लगता है कि इन रेड लाइंस को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मिटाया जा रहा है। सही कहा। और अगर ये एक नया नॉर्मल बन गया ना, तो डिप्लोमेसी का पूरा ढांचा ही ढह जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये निकल रहा है कि अब इंटरनेशनल लॉ जैसी कोई चीज बची नहीं है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात खटकती है। क्या? अगर एक देश इतनी लापरवाही से इंटरनेशनल रूल्स को तोड़ रहा है तो उसके सहयोगी देश चुप क्यों है? मतलब ये तो वैसा ही है जैसे आपका कोई दोस्त बहुत तेज और खराब गाड़ी चला रहा हो और आप डर कर उसकी गाड़ी में बैठने से मना कर दें। तो अमेरिका के दोस्त क्या कर रहे हैं इस स्थिति में? वो भी वही कर रहे हैं, वे पीछे हट रहे हैं। और डिप्लोमेसी की दुनिया में यही सबसे बड़ा बदलाव है। अगर हम दैनिक भास्कर के एक एडिटोरियल को देखें, हाँ, उसमें क्या लिखा है? उसमें साफ बताया गया है कि यूरोपीय देश अब इस सुसाइडल पार्टनरशिप से खुद को बाहर निकाल रहे हैं। फ्रांस, यूके और जर्मनी ने इस ताजा संघर्ष में अपनी सेना भेजने या सीधा सपोर्ट देने से साफ मना कर दिया है। ओहो, मतलब सीधे तौर पे मना कर दिया? हाँ,
और स्पेन और डेनमार्क ने तो इस सैन्य कार्रवाई को इल्लीगल और बेपरवाही से भरा हुआ बता दिया है। ये तो एक तरह से पश्चिमी खेमे के अंदर खुली बगावत हो गई। पर इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सिर्फ नैतिकता या मोरालिटी का मामला है? नहीं, मोरालिटी से ज्यादा ये पूरी तरह से जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमी का मामला है। यूरोप बहुत अच्छी तरह जानता है कि ईरान इस बिसात पर अकेला मोहरा नहीं है। मतलब उसे किसी और का सपोर्ट है? बिल्कुल, उसे रूस और चीन का मजबूत बैकअप मिला हुआ है। लेख में जिक्र है कि चीन का एक स्पेशल दूत पिछले कई दिनों से ईरान और अरब देशों के बीच लगातार मैराथन बैठकें कर रहा है। अच्छा। लेकिन इससे भी बड़ा जो आर्थिक डर है वो है हुर्मुज जलमार्ग या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ, वो तो बहुत क्रिटिकल चोक पॉइंट है। बिल्कुल, ये दुनिया के सबसे संकरे और अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से दुनिया भर का कच्चा तेल, एलएनजी और खेती के लिए जरूरी फर्टिलाइजर्स गुजरते हैं। तो अगर ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर दे तो क्या होगा? तो यूरोप में रातों रात एनर्जी का क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और महंगाई बेकाबू हो जाएगी। इसीलिए यूरोपीय देश हर हाल में बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। मतलब जब बात अपनी इकोनॉमी की गर्दन पे आती है तो पुराने गठबंधन भी दरकने लगते हैं। सही कहा। और देखिए, जब इंटरनेशनल लेवल पर बड़े देश नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं ना, तो एक अघोषित मैसेज जाता है कि सिस्टम और नियम अब मायने नहीं रखते। बिल्कुल, और ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। और ये बीमारी सिर्फ बॉर्डर्स तक नहीं रुकती, ये हमारे अपने घरेलू सिस्टम और संस्थाओं में भी घुस चुकी है। हाँ, आप दैनिक जागरण के उस एडिटोरियल की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। उसमें बताया गया है कि हमारे अपने देश में प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी पर से आम इंसान का भरोसा जिस तरह से डगमगा रहा है, वो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी है। देखिए, ये एक ढांचागत संकट है, मतलब एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ब्यूरोक्रेसी का डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आजाद होकर सिर्फ संविधान को जवाब दे। लेकिन एडिटोरियल में चुनाव आयोग द्वारा बंगाल और असम में बड़े पैमाने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर का जो जिक्र है, वो तो कुछ और ही कहानी कहता है। हाँ, वो एक गहरी बीमारी की तरफ इशारा करता है। कई बार अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने लगते हैं। उसी एडिटोरियल में एक बहुत ही हैरान करने वाला उदाहरण दिया गया है कि कैसे एक राज्य के पूर्व डीजीपी ने अपने पद से इस्तीफा दिया और कुछ ही समय बाद रूलिंग पार्टी की तरफ से राज्यसभा पहुंच गए। ये तो सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वही तो। अगर सिस्टम में काम करने वाले अफसरों को ये दिखने लगे कि एक पार्टी का वफादार बनने पर उन्हें इतना बड़ा इनाम मिल सकता है, तो फिर नीचे के लेवल के अधिकारी निष्पक्ष कैसे रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। मेरा मतलब है, अगर खेल का रेफरी ही किसी एक टीम की जर्सी पहन ले और उसी के लिए गोल करने लगे, तो फिर मैच के रिजल्ट पर कौन भरोसा करेगा? कोई नहीं करेगा। यही अविश्वास पूरी व्यवस्था को खोखला कर देता है। और जब सिस्टम इस तरह से काम करना बंद कर देता है, जब रेफरी की सीटी पर से भरोसा उठ जाता है, तो लोग अपनी आवाज सुनाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाते हैं। जो कि हमें सीधे लद्दाख के मौजूदा हालात की तरफ ले जाता है। द हिंदू के ताज़ा एडिटोरियल में लद्दाख के इस पूरे प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक की हिरासत का जो एनालिसिस किया गया है, वो इसी टूटते हुए भरोसे की एक परफेक्ट केस स्टडी है। बिल्कुल। सरकार ने वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत हिरासत में ले लिया था। उन पर आरोप ये लगाया गया कि वे लेह में हिंसक झड़पों के मुख्य भड़काने वाले थे। यहाँ तक कहा गया कि उनकी वजह से लद्दाख में अरब स्प्रिंग जैसी बगावत भड़क सकती है। हाँ, और ये अरब स्प्रिंग वाला शब्द बहुत भारी है। वहीं इस रिपोर्ट को पढ़ते हुए मुझे भी ये बहुत खटका। सरकार लद्दाख के एक लोकल प्रोटेस्ट की तुलना अरब स्प्रिंग से क्यों कर रही है? इसका असल लॉजिक क्या था? देखिए, अरब स्प्रिंग दरअसल 2010 के दशक की शुरुआत में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में हुए सत्ता विरोधी प्रदर्शनों की एक लहर थी। हाँ, वो ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था ना। बिल्कुल। इसकी शुरुआत ट्यूनीशिया में एक फल बेचने वाले के आत्मदाह से हुई थी और देखते ही देखते इसने मिस्र, लीबिया, सीरिया जैसे कई देशों की दशकों पुरानी सरकारों को उखाड़ फेंका था। अच्छा। तो जब सरकार वांगचुक के आंदोलन को अरब स्प्रिंग कहती है, तो वो अदालत को ये समझाना चाहती है कि ये एक छोटा प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के सिस्टम को पलटने की एक बड़ी साजिश बन सकता है। खासकर ऐसे सेंसिटिव इलाके में जो चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा है। एकदम सही। लेकिन जब इस आरोप के सबूतों की बारी आई, तो मामला बिल्कुल पलट गया। वो कैसे? एडिटोरियल साफ करता है कि सरकार के पास सबूत के नाम पर सिर्फ एक छोटे से भाषण का ट्रांसलेशन था, जिसमें अधिकारियों ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत बातें और आरोप जोड़ दिए थे। मतलब ओरिजिनल स्पीच में ऐसा कुछ था ही नहीं था। वांगचुक के वकीलों ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि वांगचुक ने तो उल्टे सोशल मीडिया पर उस दिन की हिंसा की कड़ी निंदा की थी। और यही वो पॉइंट है जहां प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े होते हैं।
एडिटोरियल इसे एल्गार परिषद या अन्य पॉलिटिकल केसेस के एक पैटर्न के रूप में देखता है। मतलब जहां आरोप को बहुत संगीन लगाए जाते हैं, लेकिन जब कानूनी कसौटी पर सबूतों को परखा जाता है तो वो टिक नहीं पाते। यहाँ एक और बात बहुत दिलचस्प है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की आखिरी सुनवाई होने वाली थी और वांगचुक की खराब सेहत पर कोर्ट पहले ही सख्त टिप्पणी कर चुका था, और ठीक उस सुनवाई से 3 दिन पहले सरकार उन्हें रिहा कर देती है। तो ये तो साफ इशारा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संभावित फटकार और उस शर्मिंदगी से बचना चाहती थी। बिल्कुल, लेकिन उनकी रिहाई से मूल समस्या तो हल नहीं हुई। लद्दाख के लोग आखिर मांग क्या रहे हैं? उनकी मेन डिमांड्स पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची हैं। हाँ, 6th शेड्यूल। तो ये 6ठी अनुसूची आखिर ऐसा क्या अधिकार देती है जो सरकार इसे लागू करने से इतना हिचकिचा रही है, जबकि ये तो उनके 2020 के मैनिफेस्टो में भी शामिल था। देखिए, 6ठी अनुसूची भारतीय संविधान का वो हिस्सा है जो मेनली ट्राइबल आबादी वाले क्षेत्रों को ऑटोनॉमी प्रदान करता है। मतलब अपना फैसला खुद लेने की आजादी। हाँ, अगर लद्दाख को इसके तहत लाया जाता है तो वहां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनेंगी। अच्छा। इन काउंसिल्स के पास अपने इलाके की जमीन, जंगल, पानी, माइनिंग और लोकल कल्चर से जुड़े कानून बनाने का सीधा अधिकार होगा। तो इसका मतलब केंद्र सरकार का कंट्रोल कम हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब केंद्र सरकार या बड़े कॉर्पोरेट्स वहां जाकर अपनी मर्जी से जमीन अधिग्रहण या बड़े प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाएंगे। स्थानीय लोगों का अपनी जमीन और रिसोर्सेज पर एक तरह से वीटो पावर होगा। तो पेंच यहाँ फंसा है। एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी और बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का तर्क है, और दूसरी तरफ लोकल लोगों के अस्तित्व और पर्यावरण को बचाने की लड़ाई। सही कहा आपने। और इसी अविश्वास के कारण आज 2026 में भी लेह और कारगिल में प्रोटेस्ट और शटडाउन जारी हैं। जो कि बहुत चिंता की बात है। तो देखिए, सिस्टम से उठता ये अविश्वास सिर्फ पॉलिटिक्स या ब्यूरोक्रेसी तक ही लिमिटेड नहीं है। हाँ, ये तो हमने देखा। जब बड़े संस्थाएं और सिस्टम बिना जमीनी हकीकत समझे सिर्फ हवा में काम करते हैं तो वो भरभरा कर गिरते हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है आज़ाद बाजार में एडटेक का फूटता हुआ बुलबुला। ओहो, एडटेक सेक्टर, ये तो एक अलग ही लेवल का क्रैश है। बिल्कुल। बिजनेस स्टैंडर्ड का एडिटोरियल इस सेक्टर के जो आंकड़े पेश कर रहा है ना, वे किसी भी इन्वेस्टर की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। वे आंकड़े दरअसल एक इल्यूजन या भ्रम के टूटने की कहानी कह रहे हैं। जरा सोचिए, 2021 में अनअकैडमी नाम की कंपनी का वैल्यूएशन $3.4 अरब आका गया था। 3.4 अरब डॉलर। हाँ, और आज 2026 में अपग्रेड उसे सिर्फ $30 करोड़ में खरीदने की बात कर रहा है। ये तो एक बहुत ही मैसिव ड्रॉप है। बिल्कुल। और 3.4 अरब से 30 करोड़ का ये सफर सिर्फ एक कंपनी का नहीं है। बायजूस का पतन तो पूरी दुनिया ने देखा। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर थी। फंडिंग की बात करें तो 2021 में इस सेक्टर में $4.78 अरब का इन्वेस्टमेंट आया था, जो आज गिरकर सिर्फ $24 करोड़ रह गया है। कमाल है। यहाँ तक कि फिजिक्स वाला, जो शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली पहली एडटेक कंपनी थी और नवंबर 2005 में $145 पर लिस्ट हुई थी, आज 80 से 86 रुपए के बीच स्ट्रगल कर रही है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? अचानक से करोड़ों बच्चों ने पढ़ना तो नहीं छोड़ दिया। आखिर इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? क्या गलती हुई इन कंपनियों से? इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने एजुकेशन को एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मान लिया। मतलब जैसे कोई ऐप डाउनलोड कर लिया हो। हाँ, उन्हें लगा कि इसे बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के करोड़ों लोगों तक स्केल किया जा सकता है। कोविड के दौरान जब स्कूल बंद थे तो ये मॉडल काम कर गया। वो तो मजबूरी थी। बिल्कुल, लेकिन जैसे ही नॉर्मल ऑफलाइन स्कूल खुले, इन कंपनियों को समझ आया कि बच्चे स्क्रीन के सामने 6 घंटे अकेले बैठ के नहीं पढ़ सकते। उन्हें ह्यूमन कनेक्शन और एक क्लासरूम का माहौल चाहिए। तो इसे हाइब्रिड मॉडल का जो नाम दिया गया था, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होते हैं, क्या वो काम नहीं आया? हाइब्रिड मॉडल ही इनके पतन का सबसे बड़ा कारण बना। वो कैसे? और असली टीचर्स को क्लासरूम में खड़ा करना, इसमें पानी की तरह पैसा बहने लगा। खर्चा बहुत बढ़ गया होगा। हाँ, और यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है जिसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट या CAC कहते हैं। मतलब एक नए स्टूडेंट को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ने में कंपनी का कितना पैसा खर्च हो रहा है। बिल्कुल, मेरा मतलब है, एकदम सही कहा आपने। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पर इतना पैसा खर्च किया गया कि एक स्टूडेंट से मिलने वाली फीस से कहीं ज्यादा पैसा उसे अपने प्लेटफॉर्म पर लाने में खर्च होने लगा। बाप रे। और जब तक ग्लोबल मार्केट में ब्याज दरें कम थीं, विदेशी इन्वेस्टर्स अंधाधुंध पैसा डालते रहे। यहाँ फिर से वही ग्लोबल इकोनॉमी का कनेक्शन आ गया। हाँ, जैसी दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट्स बढ़े,
जिसका कनेक्शन हम उसी जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल से देख सकते हैं, फ्री का वो पैसा आना बंद हो गया। तो फिर जब कैश फ्लो रुका तो क्या हुआ? तो कंपनियों को छटनी करनी पड़ी, क्वालिटी कंट्रोल खत्म हो गया और पूरी ताश के पत्तों की तरह खड़ी इमारत भरभरा कर गिर गई। चलिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एडटेक ने हमारे घरों के अंदर बच्चों के कमरों और उनकी पढ़ने की मेज को पूरी तरह बदल दिया था। लेकिन अब एक और बदलाव हो रहा है। बिल्कुल, अब एक और बहुत बड़ा ट्रांजिशन हमारे घर के एक दूसरे हिस्से में होने जा रहा है और वो है हमारी रसोई। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया का आज का लेख उस जगह पर सवाल उठाता है जिसे हम भारतीय घरों का दिल कहते हैं। और वो सवाल हमारी सेहत और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बहुत गंभीर है। जी, लेख के अनुसार एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सच ये है कि हमारी रसोई हमारे घर का सबसे प्रदूषित हिस्सा हो सकती है। सही बात है। डॉक्टर लहरिया ने साइंटिफिक डेटा के हवाले से बताया है कि कई बार घर के अंदर की हवा बाहर की प्रदूषित सड़कों की हवा के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा खराब होती है। 5 से 10 गुना, ये तो बहुत डराने वाला आंकड़ा है और इसके पीछे का सीधा साइंस हमारे खाना पकाने के तरीकों में छिपा है। वो कैसे? देखिए, भारत के ग्रामीण और कई शहरी इलाकों में आज भी बायोमास जैसे लकड़ी, कोयला या गोबर के उपले, इनका इस्तेमाल होता है। हाँ, वो मिट्टी के चूल्हे पर। बिल्कुल। जब ये बायोमास जलता है तो इसमें से PM2.5 नाम के बहुत ही छोटे और खतरनाक कण निकलते हैं। अच्छा। ये कण इतने छोटे होते हैं कि सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों के सबसे भीतरी हिस्से में पहुंच जाते हैं और वहां से हमारे खून में मिल जाते हैं। ओहो, मतलब सीधा ब्लड स्ट्रीम में। हाँ, और लंबे समय तक इस धुएं के कांटेक्ट में रहने से अस्थमा, COPD, हार्ट डिजीज, मोतियाबिंद और यहां तक कि प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रीमेच्योर डिलीवरी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा तो हमारी महिलाएं और छोटे बच्चे ही भुगतते होंगे जो ज्यादातर रसोई में रहते हैं। बिल्कुल सही। ये तो बायोमास की बात हुई, लेकिन सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत करोड़ों घरों में LPG गैस सिलेंडर पहुंचाए हैं। हाँ, पहुंचाए तो हैं। तो जो लोग गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं वो तो इस जहरीले धुएं से सेफ है ना? LPG ने यकीनन महिलाओं को जानलेवा धुएं से आज़ादी दिलाई है, लेकिन डॉक्टर लहरिया का लेख बहुत क्लियरली कहता है कि LPG भविष्य का सोल्यूशन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि LPG भी आखिरकार एक फॉसिल फ्यूल ही है। और यहाँ आकर हमारी चर्चा का चक्र पूरा होता है। याद है पहले सेगमेंट में हमने हॉर्मुज जलमार्ग और मिडल ईस्ट के तनाव की बात की थी। हाँ, तो क्या हमारे रसोई गैस सिलेंडर की कीमत सीधे उस समुद्री रास्ते से जुड़ी है? 100%। भारत अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी उथल-पुथल, कोई भी युद्ध सीधे LPG की कीमतों में आग लगा देता है। अच्छा, इसीलिए सिलेंडर इतने महंगे हो जाते हैं। बिल्कुल, और यही कारण है कि कई गरीब परिवार सिलेंडर होने के बावजूद उसे दोबारा रिफिल नहीं करवा पाते और वापस लकड़ी जलाने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए एनर्जी सिक्योरिटी और हेल्थ दोनों के नजरिए से भविष्य इलेक्ट्रिक कुकिंग यानी इंडक्शन चूल्हे की तरफ मुड़ना ही है। यहाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी क्योंकि मुझे एक बहुत ही प्रैक्टिकल शंका है और मैं ये एक आम भारतीय नागरिक के तौर पे पूछ रही हूँ। हाँ, पूछिए। भारतीय घरों में खाना पकाने का डिजाइन और तरीका बहुत अलग होता है। हमें वो तेज आंच चाहिए, हम बड़े और भारी बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। तो इंडक्शन चूल्हे की उस फ्लैट सतह पर वो तड़के वाला स्वाद, वो तेल और मसालों का भुनना कैसे मुमकिन होगा? ये एक बहुत कॉमन कंसर्न है। और उससे भी बड़ी बात, भारत के ग्रामीण इलाकों या Tier 2, Tier 3 शहरों में आज भी मेन ग्रिड की बिजली पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर बीच में बिजली कट गई तो क्या पूरा परिवार भूखा सोएगा? ये तो इस पूरे इलेक्ट्रिक कुकिंग के डिजाइन में एक बहुत बड़ा फ्लॉ लगता है। देखिए, ये शंकाएं बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। स्वाद और बर्तन के टाइप को लेकर जो झिझक है उसे तो सिर्फ समय और अवेयरनेस के साथ ही बदला जा सकता है। वो तो है। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है ना, बिजली कटौती का, उसका जवाब टेक्नोलॉजी ने ढूंढ लिया है। अच्छा, क्या सलूशन है? लेख में जिस रूफटॉप सोलर या छतों पर लगने वाले सोलर पैनलों का जिक्र है वो इसका सबसे सॉलिड समाधान है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें पूरी तरह से मेन ग्रिड पर डिपेंड रहना छोड़ना होगा? यही तो इसका मैजिक है। रूफटॉप सोलर का मतलब है कि एक परिवार अपनी जरूरत की बिजली खुद बना रहा है। ओके। आज जो नई डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें सोलर पैनलों के साथ नेट मीटरिंग और बैटरी स्टोरेज की फैसिलिटी होती है। तो ये काम कैसे करता है? दिन के समय जब अच्छी धूप होती है तो घर का इंडक्शन सीधे सोलर पावर से चलता है। अगर बिजली ज्यादा बन रही है तो वो ग्रिड में वापस चली जाती है और आपका बिजली का बिल कम हो जाता है।
अरे वाह। और रात में या लाइट जाने पर? अगर ग्रिड फेल हो जाए या रात का समय हो तो बैटरी बैकअप से आराम से खाना पकाया जा सकता है। लेकिन ये सेटअप तो बहुत महंगा होगा। बिल्कुल, और इसके लिए सरकार को बस एक काम करना होगा, टारगेटेड सब्सिडी देनी होगी ताकि गरीब परिवार इंडक्शन चूल्हा, उसके लिए जरूरी विशेष बर्तन और एक बेसिक सोलर सेटअप लगा सके। तो बात घूम फिर कर फिर से उसी आत्मनिर्भरता पर आ जाती है। एकदम सही। आज की इस चर्चा ने सचमुच कई परतों को खोला है। हमने शुरुआत की थी दुनिया के नक्शे से, जहां ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और टूटते हुए इंटरनेशनल नियम एक नए ग्लोबल क्राइसिस को जन्म दे रहे हैं। हाँ, और यूरोप होर्मुज जलमार्ग के डर से अपने कदम पीछे खींच रहा है। बिल्कुल। फिर वहां से हम आए अपने देश की ब्यूरोक्रेसी और लद्दाख के उन प्रोटेस्ट्स तक, जहां छठी अनुसूची की मांग और प्रशासनिक फैसलों पर से उठता भरोसा लोगों को सड़कों पर ला रहा है। फिर हमने ये भी समझा कि कैसे एडटेक का $3.4 अरब का बड़ा बुलबुला हाइब्रिड मॉडल और गलत प्रायोरिटीज की वजह से फूट गया। और आखिर में हम अपनी रसोई तक पहुंचे, जहां जानलेवा धुएं से आजादी का रास्ता एलपीजी से होता हुआ अब रूफटॉप सोलर और इंडक्शन तक जा रहा है। इन सभी अलग अलग लगने वाली कहानियों का सार एक ही है। जब पुरानी और विशाल व्यवस्थाएं हमारी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहती हैं ना, तो हमें नए और टिकाऊ विकल्प खोजने ही पड़ते हैं। सही कहा। और आखिर में मैं आप सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ के जाना चाहूंगी। इस पर थोड़ा गहराई से गौर कीजिएगा। आज हमने जिन जियोपॉलिटिकल युद्धों की बात की, सोचिए अगर उनके कारण कल को ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट जाए, तेल और गैस आना बंद हो जाए, जो कि बहुत पॉसिबल है। और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे एडटेक जैसे करोड़ों डॉलर के ऑनलाइन मॉडल फेल हो रहे हैं, तो क्या आने वाले कल में असली विकास और एक नागरिक की असली आज़ादी बड़े बड़े ऐप्स या इंटरनेशनल ट्रीटीज में नहीं, बल्कि हमारी अपनी छोटी छोटी कम्युनिटीज के आत्मनिर्भर होने में छिपी होगी? ये सोचने वाली बात है। जरा सोचिए, अगर आपका घर अपनी बिजली खुद बना रहा है, आप उसी सोलर बिजली से अपना खाना पका रहे हैं और मोहल्ले के लेवल पर कम्युनिटी मिलकर बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रही है, तो क्या बाहरी दुनिया की कोई भी उथल-पुथल आपको डरा पाएगी? शायद नहीं। 2026 में एक परिवार और एक नागरिक के लिए आज़ादी के असली मायने क्या हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और दिलचस्प एनालिसिस के साथ।